नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि तिवारी इस बार आप सभी के समक्ष राग वर्गीकरण पद्धतियों में रागांग पद्धति का महत्व जैसा गूढ़ एवं रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। इस विषय पर मैंने 2006 में शोध किया और 2013 में मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई। इस विषय पर मैंने अनेक शोध पत्र भी लिखे हैं और अब खुशी इस बात की होती है कि अब जो भी लोग रागांग पर जो भी काम होते हैं या जिन पुस्तकों पर काम होता है या शोध होते हैं तो उनमें संदर्भ सूची में मेरी बुक का नाम रहता है, मेरी पुस्तक का नाम रहता है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है और शुरू से इस विषय पर शोध करने की इच्छा थी। बहुत ही रोचक विषय है, उत्सुकता भरा विषय है, तो सोचा आप विद्यार्थियों के संग भी इसको शेयर करूं। रागांग विषय पर एक सीरीज़ जैसी बनाकर पहले पार्ट में मैं आपको रागांग के बारे में, राग वर्गीकरण पद्धतियों में रागांग पद्धति का महत्व, इस विषय पर जानकारी दूंगी और इसके बाद क्रमशः आगे की सीरीज़ में रागांग के बारे में बताते हुए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कुछ उसकी बंदिशें, उस अंग की कुछ बंदिशें आपको मैं बताऊंगी। तो एक तरह से आप इसको लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन सीरीज़ कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं रागांग के बारे में। रागांग यानी राग का अंग, कुछ विशिष्ट स्वर संगति जो हमें कहीं भी दिखाई दे और उससे हम तुरंत उस राग का जुड़ाव महसूस करें या तुरंत याद कर लें, रिकॉल कर लें कि ये इस राग का स्वर है या मुख्य स्वर समूह है, तो उसे हम राग का अंग कहेंगे और यही हमारा रागांग हुआ। आधुनिक काल में यह पद्धति प्रमुखता से ऊपर आ रही है। अब इसको हम शुरुआत से ले लेते हैं कि राग वर्गीकरण कोई आज की दिन नहीं है। प्राचीन काल से राग वर्गीकरण होता चला आया है। जब से रागें बनी फिर उनको वर्गीकृत किया गया। प्राचीन काल में जाति, ग्राम, मूर्छना वर्गीकरण, मध्यकाल में आपका शुद्ध छायलक, संकीर्ण वर्गीकरण, दशविध राग वर्गीकरण, मेल वर्गीकरण, राग रागिनी वर्गीकरण इस तरह से सामने आया। फिर आधुनिक काल में जो प्रमुखता से वर्गीकरण सामने आया, जो हम सभी फॉलो करते हैं या हमने पढ़ाई कर रखी होगी हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन लेवल तक, हम सभी जानते हैं कि थाट वर्गीकरण ही हमारी मुख्य वर्गीकरण पद्धति है। और एक जो पद्धति अब उभर कर आ रही है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो है नारायण मोरेश्वर खरे जी की रागांग पद्धति। तो थाट वर्गीकरण क्या है, रागांग वर्गीकरण क्या है? आधुनिक काल में दोनों पद्धतियां प्रचलित हैं और कैसे हम ये कह सकते हैं कि रागांग वर्गीकरण ज़्यादा ऑथेंटिक है, या मैं ऐसा मानती हूँ, कुछ विद्वज्जनों के भी विचार हैं, कलाकार भी बहुत से ऐसा मानते हैं। तो इस विचार को मैं आपको समझा दूंगी और दोनों में क्या अंतर है, क्यों रागांग पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या क्यों इसको ऊपर उठना चाहिए, इस बारे में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं थाट राग वर्गीकरण के बारे में समझा दूं। थाट वर्गीकरण को लाने का श्रेय भातखंडे जी का है और भातखंडे जी ने व्यंकटमुखी के 72 मेलों में से 10 निकालकर 10 थाटों की रचना की और उनके 10 थाट क्रमशः स्वरों पर आधारित थे। जैसे उन्होंने स्वर साम्यता के आधार पर थाटों का चयन किया, 10 थाट बनाए। जैसे पहला बिलावल, जिसमें सभी स्वर शुद्ध, कल्याण मध्यम तीव्र, फिर उसके बाद आपका भैरव रेधा कोमल, फिर काफ़ी गनी कोमल, आसावरी गधनी कोमल, भैरवी रेगधनी कोमल, फिर मारवा आपका रे कोमल म तीव्र, पूर्वी आपका रेधा कोमल म तीव्र, तोड़ी आपका रेगध कोमल म तीव्र, खमाजनी कोमल। इस तरह से करके 10 मुख्य थाट बनाए जिस पर रागों को अवस्थित किया। राग तो हमारे पहले से चले आ रहे थे, तो उन्होंने इन 10 थाटों में के अनुसार रागों को वर्गीकृत किया कि जिन रागों में सभी स्वर शुद्ध हैं उनको बिलावल थाट में डाल दें, जिनमें रेधा कोमल है उसे भैरव अंग में डाल दें, भैरव थाट में डाल दें, जिसमें गनी कोमल है। इस प्रकार करके उन्होंने
10 थाट पे भारतीय संगीत की रागों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। ये प्रयास अपने आप में बहुत बढ़िया था। समय के अनुसार उस समय मेल और राग रागिनी वगैरह चल रहे थे, तो उस समय जब ये थाट राग वर्गीकरण आया तो बहुत ही सहृदयता से विद्वानों ने, कलाकारों ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि उस समय तक कोई भी एक बहुत बढ़िया वर्गीकरण पद्धति नहीं आ पाई थी। उसके बाद मोरेश्वर खरे जी ने, नारायण मोरेश्वर खरे जी ने, जो कि विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य थे, इन्होंने रागांग पद्धति यानी राग का अंग, इन्होंने 30 मुख्य रागांग चुने और उस पर रागों को अवस्थित किया। ये पद्धति लोगों को और अच्छी लगी, रोचक लगी, क्योंकि राग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे थे। थाट में और रागांग में अंतर ये है कि थाट एक राग का शरीर मात्र है, आप उसको बाहरी बाह्य आवरण जैसा है कि जिसमें हमने बाह्य रूप से देखा कि हाँ रेधा कोमल है, उसको भैरव थाट में डाल दिया, गनी कोमल है, काफी में डाल दिया, तो सिर्फ बाह्य रूप से देखा हमने। इसमें राग की आत्मा हमारी समाहित नहीं हो पाई, क्योंकि जब हम रागांग यानी अंग यानी मेन हमारा राग क्या है, जब हम उस मुख्य स्वर समूहों को सुनते हैं एक अंदर से अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छी। राग हमारे जो शास्त्रीय संगीत के राग हैं वो अपने आप में बहुत सुखद होते हैं, और कुछ मुख्य टुकड़े हमको तुरंत पहचान में आ जाते हैं कि ये भैरव अंग है, ये कल्याण है, मल्हार है, कान्हड़ा अंग। तो ये टुकड़े, इन टुकड़ों पर जब हमने रागों को अवस्थित किया, जो कि नारायण मोरेश्वर खरे जी ने ये काम किया, तो रागों ने इनके साथ जुड़ाव महसूस किया। अब थाट राग वर्गीकरण में क्या हो रहा था कि कुछ रागें वर्गीकृत तो कर दी गई थी सारी रागें, परंतु रागों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। कैसे? अब जैसे हमारा ललित राग ले लीजिए आप, इसमें दोनों मध्यम लगते हैं, इसको हमने डाल दिया मारवा थाट में, तो रे कोमल म तीव्र हुआ, तो ये कहाँ से इसके साथ न्याय हुआ? अहीर भैरव है, अहीर भैरव में रेनी कोमल लगता है, तो रेधा कोमल में भैरव अंग, भैरव थाट के अंदर ये कैसे आया? इसी तरह कई रागे, मधुवंती हुआ, चंद्रकौंस है, पटदीप है, यानी कि नवनिर्मित, नवसृजित जो रागे कलाकार सृजन करते चले आ रहे हैं या अब कर रहे हैं, उनका थाट राग वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं हो पा रही हैं, ठीक से वर्गीकरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि संख्या में भी बहुत कम है। तो इस तरह से हमारी जब रागांग वर्गीकरण पद्धति ऊपर उठकर आई मोरेश्वर खरे जी की, इसको विद्वानों ने, कलाकारों ने, मैंने अपनी पुस्तक में कई विद्वानों के साक्षात्कार भी दिए हैं। इस बारे में हमेशा मेरी उत्सुकता बनी रहती है, मैं विद्वानों से, कलाकारों से इस बारे में बात भी करती रहती हूँ। और जो मेरा मानना है कि हर कलाकार, हर विद्वान प्रमुखता से इस राग को, इस रागांग पद्धति को मानता है, और हमारे परास्नातक स्तर पर इसी के द्वारा शिक्षा भी दी जाती है। तो क्यों ना हम वर्गीकरण पद्धति को, समय की जो कि डिमांड है और हम समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो क्यों ना हम रागांग पद्धति और या फिर इससे भी अच्छी कोई पद्धति जिससे राग जुड़ाव महसूस कर सके, रागांग की तरह की। क्योंकि मोरेश्वर खरे जी की जो 30 अंग हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ अंगों पे बहुत कम रागें रह गई हैं। तो कोई ऐसी वर्गीकरण पद्धति आए जो रागांग की तरह ही हो, जिससे राग जुड़ाव महसूस करें। क्योंकि आप थाट वर्गीकरण स्वर साम्यता पर, यानी हमने स्वर साम्यता देखी, रेधा कोमल इस तरह का देखा, तो थाट वर्गीकरण में डाल दिया, परंतु रागांग वर्गीकरण पद्धति स्वरूप साम्यता पर आधारित है। जब हम राग का स्वरूप देखते हैं, तब हम उसको पहचानते हैं कि हाँ, ये अंग मैंने सुना, ये सुनते ही मुझे महसूस हुआ कि इसको इसमें डालना चाहिए। जैसे अब अहीर भैरव को आप ले लें, अब आप इसको गाते हैं जब, तो इसमें काफ़ी भी है, भैरव भी है, तो जब आप इसको देखते हैं भैरव अंग अधिक है, तो अब इस राग को हमें अंग के आधार पर भैरव अंग में डाल देना चाहिए। इस तरह से हमारे कई ऐसे राग हैं, नवसृजित राग और भी बनते चले आ रहे हैं, जो हमारे थाट राग वर्गीकरण में समाहित नहीं हो पा रहे हैं।
चूँकि रागांग वर्गीकरण पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति समझ में आती है जिससे राग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, थाट बाद में आया, रागों के बनने के बाद थाट वर्गीकरण आया और उसमें हमने रागों को सुविधानुसार बांट दिया, मगर संख्या बहुत कम है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रागांग वर्गीकरण पद्धति प्रमुखता से ऊपर आ रही है और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इस पद्धति के बारे में और हम लोग चर्चा करें और जितनी रागें हैं उनको कैसे इसके अंदर समाहित किया जा सके और मोरेश्वर खरे जी के जो 30 अंग हैं उसके बारे में हम चर्चा करें और उन 30 अंगों में कौन कौन से उसके मुख्य टुकड़े हैं और उससे कौन कौन सी रागें निकल कर आ रही हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आपको मुख्य रूप से राग वर्गीकरण पद्धतियों में जो प्राचीन काल से चलती चली आ रही है, आधुनिक काल में रागांग वर्गीकरण का क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने चर्चा की। अब रागांग को लेकर हम लोग आगे की अपनी सीरीज़ में एक एक रागांग लेंगे, उसके टुकड़ों को मैं पहले समझाऊंगी, फिर थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके उस पर आधारित जो राग हैं उन पे बंदिशें बताते हुए आपकी आगे की सीरीज़ पूरी करूंगी। तो इस प्रकार रागांग वर्गीकरण के बारे में हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और आगे के हमारे सीरीज़ में हम लोग फिर से इस पे काम करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके बंदिशों के साथ इस पे काम करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।